जय श्री राम। सबसे पहले बात तो ये है कि हमको पढ़ना कैसे होगा। पढ़ना ऐसे होगा कि हमको परीक्षा के हिसाब से पढ़ना होगा, क्योंकि परीक्षा जो है डायरेक्टली हमारा 1 मार्च से ही स्टार्ट है। तो 1 मार्च से हमारा परीक्षा स्टार्ट है, और पढ़ने के लिए यदि हम 25 तारीख तक के भी अगर हम सबको बांट देते हैं आज से लेकर के, तो हमारे लिए लगभग 2-2, 3-3 दिन बस बचा है। हर विषय के लिए बात कर रहे हैं तो 2-2, 3, क्योंकि बाकी जो है आधा समय तो एक ही पेपर को पढ़ने में लग जाएगा हमारे लिए। इसलिए हमारे पास बहुत कम समय है। इतने समय में हम कैसे तैयारी करेंगे, ये प्रश्न हर एक के पास रहेगा कि कैसे तैयारी करें। इतने समय हमारे पास कम है और पढ़ना हमको बहुत सारा है। और अभी जो लोग पढ़ लिए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक के बुक खोल के भी नहीं देखे। हालांकि इस साल पढ़ाई जो है हर स्कूल में पूरे अच्छे से पढ़ाई हुआ है, लेकिन कोई जो है वो पढ़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश या किसी कारण से। तो इस चीज़ को हम कैसे सुधार करेंगे और कैसे इसमें अपन लोग बेहतर कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से नंबर, क्योंकि सिलेबस के अनुसार तो हमको पढ़ना ही है, तो जल्दी से पढ़ना है और सब टॉपिक्स को पढ़ना है। तो आज हम फिजिक्स के एक चैप्टर कम से कम उसके शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे। शॉर्ट तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे मतलब कि कम टॉपिक में उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ पाएंगे। और बहुत अच्छा अध्याय है। यहाँ से हमारे पूरे के पूरे 8 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। ये पहला अध्याय और दूसरा अध्याय दोनों को मिलाकर के पूरे 8 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और यहाँ से हमको 8 नंबर की तैयारी पूरा करके ही हमारा चैप्टर नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इसमें इस चैप्टर का जो नाम है, इस अध्याय का जो नाम है वो है विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र, तो हमको दोनों चीज़ों समझना है। एक विद्युत आवेश को समझना है, दूसरा विद्युत क्षेत्र को समझना है। ठीक, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र दोनों को समझना है। तो सबसे पहली बात कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि विद्युत क्या है, जिसके कारण से क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण से आवेश बन रहा है, ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई ये विद्युत, क्यों पढ़ना है हमको विद्युत। तो सबसे पहले विद्युत को समझते हैं। विद्युत एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण से एक गुण उत्पन्न होता है। कौन सा गुण उत्पन्न होता है? किसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। हल्की वस्तुएं, हाँ, हल्की वस्तुएं को ही अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि इस ऊर्जा को हम लोग विद्युत क्यों बोले। अब इस ऊर्जा को हम लोग आकर्षण ऊर्जा बोल सकते थे, क्योंकि आकर्षण का गुण इससे आ रहा है, लेकिन नहीं, इसको तो हम लोगों ने विद्युत बोले। इसका जो कारण है ना सर थॉमस ब्राउन जी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जब खोज किया था ना, तो हमने इसके इतिहास जब पढ़ते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि विद्युत का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? एम्बर नामक पदार्थ से हुआ था। ठीक है, तो वो एम्बर नामक पदार्थ जो होता था ना, उसको ग्रीक शब्द में बोले जाता था इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत बोले जाते थे, है ना। इसलिए इसी के नाम पर से इसको विद्युत बोला गया। इस ऊर्जा को है आवेश की, बहुत अच्छा चीज़ है आवेश, क्योंकि जब हम आवेश को समझ लेंगे ना, ये मान के चलते हैं हम फिजिक्स को पूरी तरीके से अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। आवेश को समझते हैं। आवेश जो है भौतिक की एक राशि है। भौतिक की क्या है? एक राशि है। इसके साथ क्या होता है, जब ये आवेश को ना कोई पदार्थ ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आवेश ग्रहण करने पर क्या होता है, उसमें विद्युतीय गुण आ जाते हैं, और वो विद्युतीय गुणों का क्या करने लगता है? प्रदर्शन करने लगता है, विद्युतमय हो जाता है। अर्थात बोला जाए तो ये पदार्थ क्या हो गया? विद्युतमय हो गया। इसमें जब आवेश आ जाता है तो ये विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का क्या करने लगता है? प्रदर्शन करने लगता है। जैसे कि इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो क्या करने लगता है? अपने अमीरीगिरी का प्रदर्शन करने लगता है। होता है ऐसा। आपने वो गाना सुना भी होगा, क्या गाना? ठन ठन की सुनो आवाज़, ठन ठन की सुनो आवाज़, ये दुनिया है काली बाजार के पैसा बोलता है, के पैसा बोलता है, ये सच्चा है यहाँ कंगाल तो बेईमान है, माला माल के पैसा बोलता है, के पैसा बोलता है। वही कंडीशन यहाँ पर भी है। आवेश बोलता है, आवेश बोलता है। क्या होते हैं आवेश? जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये हम बेसिकली इसमें डायरेक्ट बात ही करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, और बिंदु आवेश वो अलग चीज़ है। ठीक है,
है आवेश के ही प्रकार में आता है बिंदु आवेश भी, लेकिन वो थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाता है। अब दो आवेश है, एक धनावेश एक ऋणावेश। धनावेश किसे कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? धनावेश कहलाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? ऋणावेश कहलाएगा। हम यदि बात कर लेते हैं विद्युत आवेश से कुछ और रिलेटेड बातें, तो उसका जो ऐसे मात्रक होता है, देखिए ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और विमीय सूत्र जो होता है M0 L0 TA होता है। इतने चीज़ को अपन फट से पता कर लेते हैं क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है। अब आवेश को तो हमने पढ़े, हमने जाने कि आवेश ये चीज़ होता है, ये चीज़ आवेश होता है। हमने सब चीज़ आवेश के बारे में लगभग जान ली। अब हम क्या करते हैं, किसी के बारे में जानते हैं तो हमको ये लगता है कि उसके बारे में और जाने, उसके गुण क्या है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है। बस यही चीज़ तो हम आवेश पर भी जानना चाहते हैं कि आवेश अच्छा है कि बुरा है, उसके गुण क्या क्या है। वैसे तो आवेश के कई सारे गुण हैं। जब हमने देखा तो ये पता चला कि वैसे तो आवेश के पास कई सारे गुण हैं। आवेश जो है सजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को अपने अपने में प्रतिकर्षित कर देते हैं, दूर दूर भग जाते हैं, ठीक है। और दूसरा विजातीय आवेश जो होता है वो आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे उसके कई सारे गुण हैं, लेकिन जो उसके मूलभूत गुण हैं वो 3 ठो बस हमको मिला कि आवेश से पहला गुण इसका हमको मिलता है आवेश संरक्षण का, ठीक है। कि इसका मूलभूत गुण सबसे पहला क्या है? आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण मतलब जैसे ऊर्जा संरक्षण पढ़ते थे, कैसे कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। बस यही चीज यहाँ पर भी है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये प्रकृति का नियम है। हर एक चीज में आवेश होता है, हर एक चीज में आवेश होता है। इस पेन में भी आवेश है और इस बुक में भी आवेश है और इस कॉपी में भी क्या है? आवेश है। लेकिन ये आवेश हमको कब मिलता है? जब हम इसमें कुछ काम करें। जैसे कि हम घर्षण करेंगे तो घर्षण से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में आ जाता है, गति में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन एक तो निकल जाते हैं, दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो है उसमें और आ जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है जिससे धनावेश ऋणावेश बनता है। ये चीज़ बताया गया, ठीक। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद ये आवेश संरक्षण का नियम, जैसे कि एक एग्जांपल हमेशा लिया जाता है। कौन सा एग्जांपल है वो? कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है, मतलब उसमें घर्षण किया जाता है। तब क्या होता है? जो कांच की छड़ होता है उसमें धनावेश आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कम हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा रेशम का कपड़ा होता है, रेशम का कपड़ा, वो क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। जब हम इन दोनों का बीजगणितीय योग कर देते हैं, ठीक है, मतलब दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब दोनों बराबर हैं, उसमें जितने ऋणावेश है उतना ही इसमें क्या है? धनावेश है। तो दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो उसका जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। जैसे कि इसमें मान लेते हैं कितने धनावेश आ गए? 5 धनावेश आ गए, ठीक है। तो इसमें कितने ऋणावेश आ गए? इसमें भी 5 ऋणावेश आ गए। तो धन 5 और ऋण 5 कितने हो गए? 0 हो गया। +5 -5 = 0। इसका मतलब ये है कि आवेश को ना उत्पन्न किए हैं ना ही उसको नष्ट किए हैं, वो तो संरक्षित है ना। जितने आवेश होना चाहिए वो तो है, जितना धनावेश होना चाहिए और जितना ऋणावेश होना चाहिए वो तो है, तो आवेश तो संरक्षित है। ये है आवेश का स्पेशल सा गुण है, ये स्पेशल उसकी क्वालिटी है, ठीक। तो ये हो गया आवेश संरक्षण का पहला गुण। अब दूसरा, अब ये आवेश के बारे में खोजते खोजते हमारे वैज्ञानिकों को इतने मजा आने लगा, इतना आनंद आने लगा कि उन्होंने और उनके गुणों के बारे में खोजते गए। तो एक गुण और मिला, किसके आधार पर? उसके परिमाण के आधार पर एक और गुण मिला, जिसके तो उस गुण का नाम दिया गया आवेश का क्वांटमीकरण। अब ये आवेश का क्वांटमीकरण होता है, इसको समझते हैं क्या होता है। आवेश का जो क्वांटमीकरण है वो आवेश के परिमाण के आधार पर है ना, तो इसको अपन परिणाम इसमें मेल रहेगा। तो किसी आवेश का परिमाण कैसा होता है कि किसी आवेश का परिमाण आवेश की मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। अब ये सब चीज़ तो हमको समझ में आ रहा है, परिमाण समझ में आ रहा है, ये पूर्णांक संख्या n भी समझ में आ रहा है। क्या होता है पूर्णांक संख्या? पूर्णांक संख्या ये होता है -1 + 1 या -2 + 2। इस प्रकार से हमारा क्या होता है? ये पूर्णांक संख्या होता है, मतलब वो पूर्ण अंक में होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ना आधा में नहीं होना चाहिए, तो पूर्णांक होता है, ठीक है। तो यहाँ आवेश का क्वांटमीकरण में कोई भी अंक आएगा Q बराबर, तो Q बराबर क्या आना चाहिए? पूर्णांक संख्या। अब ये आवेश की मूल इकाई या मूल आवेश भी जिसको बोलते हैं वो क्या चीज़ है? तो ये एक सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम मात्रा है, किसकी? आवेश की एकदम अल्प मात्रा है, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं नानचुन मात्रा या बुचिक मात्रा, छोटा सा मात्रा है, एक छोटा सा मात्रा है, ठीक है। ये क्या है? एकदम छोटा सा सूक्ष्मतम मात्रा है, जिसको आवेश की मूल इकाई या मूल आवेश भी इसको बोलते हैं।
अब ये मूल आवेश या आवेश की मूल इकाई जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर। इसका जो मान होता है वो होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है ये बोला जाए तो 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। कितना? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। इसको याद करने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आगे तो कहाँ थे हम लोग? वहीं थे जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग आवेश के गुण को देख रहे थे क्योंकि उसको शादी कराने है ना भैया, वो उसका गुण को तो हमको देखना पड़ेगा। तो आवेश, हाँ, आवेश की योज्यता, तीसरा गुण जो होता है उसका आवेश की योज्यता होता है। मतलब हर एक पदार्थ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए ये बॉटल बता नहीं रहा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ठीक है। मतलब हर एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, मतलब इसमें भी आवेश है, ठीक है। इसमें भी क्या है? आवेश है। अब आवेश कैसे होता है किसी पदार्थ में? तो उसके सभी भागों में आवेश होता है। इधर भी आवेश रहेगा, इधर भी आवेश रहेगा, इधर भी आवेश रहेगा, इधर भी, सब तरफ इसकी क्या होते हैं? आवेश होते हैं। आवेश निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके जितने भागों में आवेश हैं, जितने भागों में आवेश है उन सबको जोड़ देना होगा, तब इसका क्या निकल जाएगा? कुल आवेश निकल जाएगा। मतलब किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ का कुल आवेश क्या होता है? इसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं? आवेश को क्या करते हैं? बांटते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स भाषा में इसको वितरित करते हैं। किसको? आवेश को वितरित करते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स में बोला गया है, इस टॉपिक का नाम दिया गया है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है? सतत आवेश का वितरण का मतलब होता है किसी तार है, ठीक है। तार में जब हम आवेश देंगे, क्या देंगे? आवेश देंगे, तो ये जो है आवेश समान रूप से यदि सभी तरफ वितरित हो जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सतत आवेश वितरण। मतलब सभी जगह आवेश का समान रूप से वितरण। मजा आया? क्योंकि सतत, देखिए नाम जो है एकदम स्पेशल है, सतत आवेश वितरण, सभी जगह समान रूप से आवेश वितरण, ठीक। अब ये चीज़ हमारा होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है रेखीय आवेश वितरण, और एक होता है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण, और एक होता है हमारा आयतन आवेश वितरण। चलिए सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण के लिए हम एक चीज़ लाए हैं, वो है ये तार, ठीक है। ये क्या है? हमारा तार है। जब हम इस तार पर क्या देंगे? इसको मैं चोरी करके लाया, ठीक है। तो ये जो है इसको अपन क्या करेंगे? यहाँ पर से आवेश देंगे, ठीक है। तो आवेश जो है इसमें समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। अब यदि ये मान लेते हैं हमारा L लंबाई का तार है, ठीक है। अब इसके किसी भी एक पॉइंट को लेंगे हम, एक पॉइंट मतलब इसकी किसी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा निकालेंगे ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। ये तो हम देखते हैं कि रेखीय आवेश वितरण और जो है रेखीय घनत्व थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक हो जाता है। कैसे? देखिए रेखीय आवेश वितरण क्या है? तो यदि तार को दिया आवेश उसकी लंबाई में एक समान वितरित हो जाए तो यह वितरण क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। लेकिन ये जो है यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण में प्रति एकांक लंबाई पर, ये प्रति एकांक लंबाई पर, ये चीज़ हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है कि रेखीय आवेश वितरण में प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहलाते हैं? आवेश घनत्व कहलाता है। तो आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है? प्रति एकांक लंबाई। प्रति एकांक लंबाई जब हम बोलते हैं ना, तो उसको एकांक लंबाई से क्या कर दिया जाता है? भाग दिया जाता है। ये प्रति मतलब इसको भाग देना है, ठीक है। और एकांक लंबाई के लिए L से भाग दिया जाता है। किसको प्रति एकांक लंबाई? आवेश के वितरण में आवेश को देना है प्रति एकांक लंबाई से भाग। और इसको जो है लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पास लिख दिया जाता है। तो इसे क्या किया जाता है? लैम्बडा से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि इसका मात्रक निकालेंगे तो क्यू फॉर क्या होता है? आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और ये जो है हमारा लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर। और यहाँ पर आवेश जो है समान रूप से वितरित हो गया है, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। बस को समझे तो हमारे लिए दोनों चीज़ें और आसान होगी। जैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या हो रहा है? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को बताया जा रहा है, ठीक है। तो एक बहुत समय से देख रहे हैं कि गुलाम। तो ये गुलाम के बारे में हम बहुत समय से देख रहे हैं। तो अब पूछना चाहिए कि मासूम भाई ये गुलाम है कौन? तो हम बताते हैं। गुलाम जो है एक साइंटिस्ट है, एक भौतिक शास्त्री है, ठीक है। वो है फ्रांस की। उसका जो पूरा नाम है वो क्या है?
आइंस्टीन गुलाम ऐसा कुछ है, चार्ल्स आइंस्टीन गुलाम ऐसे कुछ उसका नाम है, क्योंकि वो फ्रांसीसी है ना, फ्रांस के लोगों के नाम ऐसे ही उल्टा पुल्टा रहते हैं, ठीक है। हाँ, आइंस्टीन ये वो वाला आइंस्टीन नहीं है, वो अल्बर्ट आइंस्टीन है और ये आइंस्टीन गुलाम है ना। अब ये भारत का रहता तो इसका नाम होता क्या, राजू, श्यामू, मोनू, गोलू, टिक्कू, बिक्कू, ये इसका नाम होता, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, झोल्टू, मोल्टू और गेड़गू ऐसा नाम होता छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो इसने बल का मतलब क्या है, आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। ये बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल के लिए परिमाण का मान ज्ञात किया इसने। अब वो परिमाण का मान कैसे ज्ञात किया, वो तो गुलाम जाने वो कैसे ज्ञात किया। हमको पढ़ना है कि वो ज्ञात किया, इसके नियम को लिखना है और उसके गणित वाला जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं। चलिए गुलाम के नियम का गणितीय व्यंजक भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि Q1 Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश है, ठीक है। ये Q1 और Q2 परिमाण के क्या है, दो बिंदु आवेश है तथा उनके मध्य लगने वाला बल F है। ये जो F है इस पर लगने वाला बल है और स्मॉल r जो है दोनों के बीच की दूरी है। अच्छा, एक चीज़ और कि बिंदु आवेश क्या होता है, क्योंकि गुलाम के नियम में बिंदु आवेश आ रहा है। बिंदु आवेश, तो यदि मैं आसान से शब्दों में कहूँ तो बिंदु आवेश होता है, बिंदु प्रकार के आवेश को हम क्या कहते हैं, बिंदु। जो बिंदु जैसा आवेश होता है उसको बिंदु आवेश कहते हैं। यदि हम फिजिक्स की भाषा में इस चीज़ को और समझे बिंदु आवेश को, तो यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएँ उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है। अब ये विमाएँ क्या होता है, विमाएँ मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको कहते हैं विमाएँ। मतलब ये दो बिंदु आवेशों की जो विमाएँ हैं एक दूसरे की दूरी की तुलना में नगण्य मतलब नहीं के बराबर। देखो ये जो है बिंदु, ये बिंदु आकार है, एक दूसरे की तुलना में क्या है, नगण्य है इनकी विमाएँ। मतलब इसका लंबाई भी नहीं दिख रहा है, इसका चौड़ाई भी नहीं दिख रहा है, ये केवल इसका बिंदु बस दिख रहा है, तो ये हो गया बिंदु आवेश, ठीक। अब बिंदु आवेश के बाद इस चीज़ को गुलाम के नियम को मेन चीज़ समझते हैं। ये Q1 Q2 परिमाण के दो आवेशित क्या है, पिंड है। दो आवेशित Q1 Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश है, ठीक है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है तथा उनके मध्य लगने वाला बल F है। तो गुलाम के नियम, अब ये गुलाम के नियम की व्युत्पत्ति हम डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या किया गया है, इसको लाइन से किया गया। सबसे पहली बात, जो इसमें लगने वाला बल होता है वो कैसे होता है, इसके Q1 Q2 के परिमाण के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा इनके बीच की दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अब दोनों को मिला करके लिखेंगे तो इस टाइप से लिखाएगा। फिर इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे किया गया है। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हम हटा करके एक कांस्टेंट के लगा देते हैं, ठीक है, जहाँ के एक नियतांक है। अब फिजिक्स में इसको नियतांक कहते हैं, जो मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। ऐसे पद्धति में बात करते हैं तो जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात है ना, मतलब उसके मध्य में कोई क्या नहीं है, माध्यम नहीं है, वायु है या निर्वात है, तो k का मान होता है 1/4πε0 1/4πε0। अब ये ε0 भी इसको बोल सकते हैं या ε0 भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, एक नियतांक है। अब ये नियतांक है, अब इसको तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियतांक का मतलब क्या है, ये नियतांक है जिसको हम बदल नहीं सकते। इसका मान जो हमारे गुलाम भैया ने निकाले, गुलाम सर ने, वो निकाला 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम स्क्वायर। इस चीज को भी याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हमारा एकांक आवेश में फिर काम आएगा, इसलिए हम इसमें रेड मार्क लगाए हुए हैं। जहाँ ε0 या ε0 एक नियतांक है, अभी बताया ना, ε0 एक नियतांक है जिसे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अब ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के लिए देखिए, यहाँ पर जब तक ये नॉट नहीं लगेगा ना, तब तक ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता नहीं होगी, क्योंकि अभी एप्सिलॉन के बारे में भी थोड़ी देर में जानने वाले। ये ε0 क्या होता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब ये विद्युतशीलता क्या है, थोड़ी देर में बताएंगे, 2 मिनट में, ठीक। ε0 क्या है, इसका जो मान होता है 8.854 × 10⁻12 गुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इस चीज को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब गुलाम के नियम से हम क्या जानते हैं, F = k.q, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। यहाँ पर k का डायरेक्टली मान रखा गया। अब ये k का मान कहाँ से रखा गया, यहाँ से k का मान रखा गया। अब ये k का मान तो ये होता है, लेकिन इसको और निकाले तो ये हमारा मिला ना 9 × 10⁻9, तो इस चीज को यहाँ पर पुट किया गया है, तो ये आ गया। अब दूसरा चीज क्या है कि इसके दोनों के मध्य कोई माध्यम हो, तो दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम है, तब क्या होगा, k का मान 1/4πε। अब यहाँ पर एप्सिलॉन यहाँ पर 0 नहीं है, एप्सिलॉन 0 नहीं है, मतलब इसके बीच में कोई माध्यम है, वायु या निर्वात के अलावा कोई माध्यम है, तो एप्सिलॉन का मान होता है ε0 k, ठीक है। अब ये k क्या चीज, k यहाँ पर क्या है, तो k जो है माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अब ये परावैद्युतांक को अभी 2 मिनट में फिर से समझेंगे, ठीक। तो k बराबर 1/, ये चीज को पुट अप k के मान एप्सिलॉन के मान में ε0 k रख दिया गया यहाँ पर। अब गुलाम के नियम से हम ये चीज जान ही रहे हैं, तो k का मान हम यहाँ से k का मान को उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा क्वेश्चन। ये हो गया ऐसा सिस्टम। और एक होता है सीजीएस को देख लेना, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए एक ही चीज को बताते हैं यहाँ पर। तो ये आवेश से रिलेटेड बात खत्म हो गई, ठीक है। अब 3 चीज और समझ लेते हैं, एक चालन है, एक विद्युतरोधी है और एक अर्धचालक है। ये 3 चीजें समझ लेंगे ना तो आधा का टॉपिक इसमें से खत्म हो जाएगा। इस चीज को, ये बेसिक पॉइंट है, इस बेसिक पॉइंट को हम जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेते हैं। अब चालक समझिए, चालक क्या है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो चालक है, बस बात खत्म। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो चालक है। जैसे मैं लोहा की बात करूँ, लोहा में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसलिए वो क्या है। और तांबा की बात किया जाए यदि, तो तांबा में भी विद्युत धारा प्रवाहित, या और तांबा में विद्युत धारा प्रवाहित होता भी है, ये चीज हम देखते हैं कि तांबा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, अर्थात वो भी विद्युत का क्या है, चालक है। यहाँ पर हम सुचालक, कुचालक, ये जो इग्राम है ना, ये चीज हम नहीं बात कर रहे हैं अभी केवल बात कर रहे हैं चालक ना। तो चालक क्या है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके वो हमारा क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। दूसरी बात करते हैं हम विद्युतरोधी, और यहाँ पर कुचालक नहीं बोल रहे हैं, विद्युतरोधी क्या है, जिसमें विद्युत धारा ना बहे वो हमारा क्या है, विद्युतरोधी, या जो विरोध करे, विद्युत का विरोध करे वो हमारा क्या है, विद्युतरोधी है। जैसे मैं स्केल की बात करूँ, स्केल क्या है, ये स्केल है प्लास्टिक, ठीक है, इसमें धारा बहाएंगे, इसमें करंट बहाएंगे, चलिए इधर अपन लाइट लगा देंगे, इधर से अपन करंट देंगे, क्या लाइट जलेगा,
नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसमें जो है धारा नहीं बहेगा। इस कॉपी की बात कर लेते हैं, तो इस कॉपी में यदि हम धारा बहाएंगे तो धारा बहेगी क्या? नहीं बहेगी। तो ये भी क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है। अब ये कुछ अलग ना बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको हम बोलेंगे विद्युत रोधी पदार्थ है। ये पेन भी हमारा विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है। यदि हम किसी वायर की बात करें तो वो हमारा क्या है? वो चालक है। अब चालक और विद्युत रोधी दोनों चीजें समझ में आ गई। एक अर्धचालक है, अर्धचालक को हम बाद में देख लेंगे क्योंकि उसके बारे में एक पूरा चैप्टर है, ठीक। इतना चीज हम क्लियर कर धन्यवाद दोस्तों, जो आप लोग हमारे साथ इतने समय तक वीडियो में बने रहे। वैसे तो एक सही बात बताएं तो हमको पढ़ाने आता नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश हमने किया है, ठीक है। और राम जी से यही कामना है कि आप सभी को हमेशा खुश रखें। धन्यवाद। और नए वीडियो के साथ और बहुत ही जल्द मिलेंगे। तो जय श्री राम। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, और आप सब खुश रहें। जय श्री राम।